नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कपूरियाज इंग्लिश, आप इसे आस्क इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल से एक पोयम जिसका टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन। इसे लिखा है एक अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन ने, जो कि एक नामी गिरामी ह्यूमनिस्ट भी माने गए हैं। इसके अलावा इन्हें टाइटल मिला है फादर ऑफ फ्री वर्स। ये एक तरीके से कविता लिखने या पोयम लिखने की कला को फ्री वर्स कहा जाता है, जिनमें जो स्टेंजा या पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं स्टेंजास, उनमें कोई रिदम राइम नहीं होती, तुकबंदी नहीं होती। जैसे आखिर के जो शब्द होते हैं वो एक जैसे उच्चारित नहीं होते, एक जैसी साउंड उनमें नहीं आती। ऐसी कविताओं को फ्री वर्स कहा जाता है। द वॉइस ऑफ द रेन भी एक फ्री वर्स कविता है। तो जब आप पढ़ेंगे इसे तो आपको आसानी से पता चलेगा कि फ्री वर्स किसे कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कविता कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एंड हु आर्ट दाउ। अब ये अगर हम देखें, दाउ इज़ ओल्ड इंग्लिश, विक्टोरियन इंग्लिश के समय पे यू या सेकेंड पर्सन को बताने के लिए दाऊ, और आर्ट यानी आर। तो सिंपल सेंटेंस बनेगा इसका कि हु आर यू, और ये पूछा जा रहा है किसी से कि आप कौन हैं। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सो ये आई यहाँ पर पोएट है, और पोएट किससे पूछ रहे हैं हु आर यू, जो एक बहुत ही जिसके बोलते हैं ना बौछार, धीरे धीरे धीमी बौछार जो पानी की बारिश हो रही है, उससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। और अब यहाँ पर अमेजमेंट, हैरान हो गए, विच इज स्ट्रेंज टू टेल, मतलब इसे बताना भी बहुत अजीब सा लग रहा है। दैट इट गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। और बारिश ने उन्हें जवाब भी दिया। जब बारिश से उन्होंने पूछा कि हुआ यू, तो बारिश ने उन्हें जवाब भी दिया, और वो यहाँ पर उन्होंने इस पोयम में अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके बताया है पोएट ने। सो दिस काइंड ऑफ जब कोई नॉन लिविंग थिंग इंसानों की तरह या लिविंग थिंग्स की तरह काम करती है, तो इसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। और अक्सर कविताओं में इस तरह के टूल्स, इस तरह की डिवाइसेस का उपयोग होता है, जिससे कि कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो ये ऐसे ही हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जो टेक्निक्स होती हैं कविताएं लिखने की, पोएम लिखने की, वो भी हम सीखते चलेंगे। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का उपयोग है, जहाँ पर रेन अब हमसे ह्यूमन बीइंग की तरह बातें करेगी, जो कि बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है। तो चलिए उन्होंने क्या जवाब दिया। सो रेन इज सेइंग दैट आई एम पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब जो आवाज़ थी बारिश की, उसने कहा, पता है मैं इस धरती की पोएम हूँ, कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इन इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। पता है, इटर्नल मतलब इटर्निटी से, जिसका कोई अंत नहीं है, शुरुआत नहीं है। सो लाइक हमेशा से, फॉरएवर, इटर्निटी से मैं राइज मतलब ऊपर की तरफ उठती हूँ। इनपैल्पेबल, इम्पैल्पेबल यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि बारिश की शुरुआत होती है धरती से, जो वाटर बॉडीज़ हैं, लेक एंड सी, ओशन, रिवर, इनके पानी के इवेपोरेशन से। सो इट्स वेरी ट्रू कि हम भाप को छू नहीं पाते। तो इम्पैल्पेबल यानी जिसे छुआ ना जा सके। सो आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो वो कह रहे हैं मैं ज़मीन से भी, और यहाँ तक कि बॉटमलेस सी, मतलब ये तो बहुत ही एग्जैजरेट करके बताया है, इतना गहरा सी कि जिसका बॉटम ही नहीं, तला ही नहीं समझ में आए कभी। सो इस तरीके से बारिश की बूंदें कह रही हैं कि मैं हमेशा से
इनपैल्पेबल तरीके से अर्थ से और बॉटमलेस सी से ऊपर उठती हूँ, अपवर्ड टू हेवन। और कहाँ? ऊपर, स्वर्ग की तरफ। Whence vaguely formed altogether changed and yet the same। तो वो कहती है कि कोई मेरा शेप और कोई वेगली यानी मतलब जिसका कोई रूप या आकार मतलब नहीं है, फिक्स नहीं है। तो वो कहती है मैं उस तरीके से ऊपर की तरफ जाती हूँ और अब मेरा रूप बदल जाता है पर मैं फिर भी सेम रहती है। ऑफ कोर्स जैसे कि पानी कभी सॉलिड होता है, कभी वेपर के फॉर्म में होता है, पर रहता तो पानी ही है ना। तो बस रेन भी यही कह रही है कि अब चूंकि क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, सो पानी की बूंदें नहीं दिखेंगी, अब वो भाप के जैसे भाप के गोले के रूप में दिखाई देगा। तो ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि मैंने एक नया रूप ले लिया है, रूप ज़रूर बदला है पर जो मैं कंटेंट है वो वैसा का वैसा वही है, सेम है। तो कह रहे हैं आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एंड एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। फिर बारिश ये भी बताती है कि मैं ऊपर से फिर नीचे भी आती हूँ। तो अभी तो वो राइज करके गई थी हेवन की तरफ, अब वो नीचे आ रही है। तो दीज आर सम ऑपोजिट वर्ड्स जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। और वो क्यों आती हैं? लेव, लेव यानी होता है जिसको बोलते हैं धो देना, वॉश कर देना। तो अब ये धोने आती, वॉश कर देने आती है टू ड्रॉट्स। ड्राउट्स यानी होता है सूखा पड़ा, अकाल पड़ना, या ज़मीन जैसे दरारें पड़ जाती हैं तो उसमें इतना पानी आ जाता है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से सराबोर हो जाती हैं। ऐसे एटमीज़ या डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब्स। तो बोले जो भी ये कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उन्हें भी मैं धो देती हूँ। ऑफ कोर्स आपने भी देखा होगा कि जब बारिश होती है तो उसके बाद एकदम वातावरण धुला हुआ सा क्लीन नज़र आने लगता है, विजन बहुत क्लियर हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज जितने भी डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में होते हैं ना, वो पानी के साथ ज़मीन पर आ जाते हैं और जो एटमॉस्फेयर होता है, हवा होती है, वो बहुत क्लियर हो जाती है। सो ये बता रही है, बारिश खुद बता रही है कि मैं इस तरह से नीचे आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबोर्न। और वो कह रही है अगर मैं नहीं आऊँगी, अगर मैं नहीं होती तो अब इस धरती पर कहीं भी जीवन नहीं होता, सब कुछ बीज की तरह सूखा हुआ होता। और हम सब जानते हैं कि जो बीज होते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ कुछ मैंने जो फ़ोटो ली इसमें दालें भी हैं। दाल मतलब जो बीज टूट चुका है, तो वो वाला बीज जो टूट चुका है उसकी उपयोगिता नहीं, पर जो साबुत होता है वो बीज ऑफ कोर्स अपने अंदर एक पेड़ को छुपाए रहता है। अब आप अग्री करेंगे, जब हम इस बीज को खाद, पानी और मिट्टी देते हैं, मिट्टी उपलब्ध कराते हैं, तो ये फिर समय के साथ नए पौधे को जन्म देता है। फिर वो पौधा बड़ा वृक्ष बनता है और उसमें और बहुत सारे फल लगते हैं जिनसे और बीजों का उत्पादन होता है। तो आप ये कह सकते हैं एक बीज में लाखों बीज छुपे हुए होते हैं। तो दैट इज़ वाई लेटेंट, लेटेंट यानी समथिंग हिडन इन इट। और अनबॉर्न यानी ऑफ कोर्स जिसका जन्म ही ना हुआ हो, तो जो बीज के रूप में पड़ा रहेगा तो उसमें से वो पेड़ का, पौधे का जन्म कैसे होगा। तो वो कह रही है कि अगर मैं नहीं हुई, बारिश ने कहा अगर मेरी अनुपस्थिति रही तो सिर्फ सीड्स ही रह जाएंगे। ऑफ कोर्स उनमें पावर होगा, उनमें बहुत सारे पेड़, उनमें बहुत सारे फल होंगे, पर वो कभी भी उग नहीं पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं हो पाएंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और वो कहते हैं और ये प्रक्रिया भी फॉर एवर, इटर्निटी से लगातार चली आ रही है, ये कभी रुकी ही नहीं है। चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, मैं वापस अपने ओरिजिन की तरफ आती रहती हूँ। सो इट इज़ ऑल अबाउट, वी ऑल हैव स्टडीड इन आवर साइंस क्लासेस, हमने पढ़ा हुआ है वाटर साइकिल के बारे में। तो यहाँ जो मैंने एक आपके लिए चित्र दिखाया है वो ये दिखा रहा है कि कैसे सूर्य की गर्मी के कारण जो नदियाँ होती हैं या फिर जो पेड़ होते हैं, पेड़ों से भी पानी ऊपर जाता है, ट्रांसपिरेशन कहा जाता है इसे। और नदियों से जो भाप बन के जा रहा होता है उसे इवेपोरेशन कहते हैं। और ये सब धीरे धीरे पहले तो क्लाउड बनते हैं, क्लाउड कंडेंस होके, और कंडेंसेशन के बाद जब घना हो जाता है बहुत बादल तो वो प्रेसिपिटेट करता है और बारिश होता है। तो दीज आर सम या ऑफ कोर्स साइंटिफिक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी फॉर वाटर साइकिल या रेन फॉर्मेशन।
बट ये हमेशा से हो रहा है. एंड लुक, फॉरएवर या इटर्नल का मतलब होता है कि देर इज़ नो बिगिनिंग, देर इज़ नो एंड, सो इट इज़ अ साइकिल. Like, you know, you can just understand that how this process is going on. So you can just say कि it does not have a beginning or an end, it is continuously happening. So ये कह रहे हैं जब से बारिश की शुरुआत हुई है तब से ये प्रक्रिया लगातार इसी रूप में जारी है. So and make pure and beautify it. और वो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये जो धरती है इसको मैं क्या करती हूँ, प्योर कर देती हूँ और ब्यूटीफाई कर देती हूँ और सुंदर कर देती हूँ. ऑफ कोर्स अगर बारिश नहीं होगी तो किस तरह से उजाड़ हो जाता है, सब कुछ सूखा पड़ जाता है, परंतु बारिश के आते ही हर जगह हरा भरा हो जाता है. और जब हरा भरा होता है तो ऐसे तंदुरुस्त जो पौधे होते हैं उन्हीं में तो फिर सुंदर फूल खिलते हैं और फिर वो बाद में रंगीन फलों में भी बदल जाते हैं. सो ये एक तरीके से जीवनदायिनी वर्षा की कहानी है. सो यहाँ पर मैंने एक कोने में एनाफोरा लिख रखा है. एनाफोरा भी एक तरीके की, जैसे मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन बताया था, वैसे ही एनाफोरा भी एक तरीके की पोएटिक डिवाइस होती है. और इस पोएटिक डिवाइस का देखिए मैं आपको इसको पहचानना सिखाती हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. मैं कुछ स्लाइड्स पीछे जा रही हूँ. देखिए इन तीनों स्लाइड्स में एक एक लाइन लिखी हुई है और इन तीनों स्लाइड्स की एक एक लाइन की जो शुरुआत है वो एक जैसा शब्द है. जैसे कि एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. So did you see, did you notice? Yes, हर लाइन में शुरुआती शब्द एक जैसा है. इस तरह की क्वालिटी को जो पोइट्री लिखने में मददगार होती है, ख़ास तरह से उसकी पहचान बनाती है, उसे एनाफोरा कहा जाता है. सो हियर जो कंक्लूजन है, अभी तक तो पोएट रेन से बात कर रहा था और रेन जवाब दे रही थी, तो रेन ने जो जवाब दिया है पोएट उस जवाब का ट्रांसलेशन हमें बता रहे थे. पर यहाँ इस जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये पोएट अपनी कविता की रचना या जो म्यूज़िक होते हैं या जो सॉन्ग्स होते हैं उनकी इटर्निटी को बता रहे हैं कि वो भी वाटर साइकिल की तरह ही कंटिन्यू फ्लो होते रहते हैं. तो उन्होंने लिखा है फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स. तो कह रहे हैं चाहे म्यूज़िक हो, किसी भी रूप में हो, चाहे गीत हो, संगीत हो या कविता हो, ये भी अपने जहाँ से ये शुरुआत होती है, जहाँ से इनका जीवन प्रारंभ होता है, वो सबसे पहले तो लेखक को फुलफिलमेंट देती है. उसे लगता है लेखक मतलब अगर म्यूज़िक है तो कंपोज़र को, यानी जिसने उसे रचा है उसे बहुत आत्मसंतुष्टि देती है. उसके बाद वो वंडरिंग रैग्ड और अनरैग्ड, मतलब चाहे लोग उसकी तरफ ध्यान दें या ना दें, वो बहुत दूर तक घूम के आती, लाइक विश्व भर में प्रचलित होती है. चाहे वो किसी भी रूप में संगीत हो, कविता हो या कोई सॉन्ग हो, वो उस तरीके से प्रचलित होता है और फिर लौट के बहुत सारे लोगों का स्नेह लेके, बहुत सारे लोगों का प्यार लेके, बहुत सारे लोगों से अपनी पहचान बना के वापस लेखक के पास या वापस कंपोज़र के पास लौट आता है. दैट अगेन मेक्स अ साइकिल यहाँ से. और ये प्रक्रिया भी जो इस तरह के कलाकार होते हैं, जो पोएट होते हैं, राइटर्स होते हैं या फिर जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, वो भी लगातार इस तरह की रचनाएं करते रहते हैं. तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि वहाँ भी एक तरीके का साइकिल लगातार चलता ही रहता है. So this is all about the poem, and let's talk about some of the questions which are there at the back of the in the form of exercise back of the poem. So here the title is Think It Out, and it says कि there are two voices in this poem. Who do they belong to? And which lines indicate this? Of course, lines तो शुरू में ही हैं, 2, 3,
4 लाइनों में ये सब कुछ कह दिया गया है। और आप जानते हैं कि कौन 2 लोग हैं जो इस पोएम में बातचीत कर रहे हैं? ऑफ कोर्स एक पोएट और दूसरी रेन। सो दीज दैट द वे टू आंसर सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट और क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में से ही आंसर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सो अगर मैं लिखूं कि देयर आर 2 वॉइसेस ऑफ रेन एंड द पोएट, तो वो गलत नहीं होगा, परंतु मेरा क्वेश्चन उसके बाद था कि हु डू दे बिलोंग टू। तो मुझे तो 2 लाइनें लिखने को मिल रही हैं जिससे कि मेरा जो आंसर है वो भरा हुआ सा लगेगा। तो लिखेंगे देयर आर 2 वॉइसेस इन द पोएम, जो है दीज 2 वॉइसेस बिलोंग टू द पोएट एंड द रेन। And of course we can also indicate numbers of the lines कि say about from the line number 1 poetry में line number 1 से लेके to line number 3 तक the poem like this is all the voices mentioned here। और वैसे देखा जाए तो शुरू से लेके आखिरी तक यहाँ पे या तो पोएट कुछ कह रहे हैं या रेन कुछ कह रही है, तो the whole poem is actually about वॉइसेस। बट देन बीच में चूंकि सिर्फ रेन बात कर रही है, आखिर में सिर्फ पोएट बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि कॉन्वर्जेशन जो शुरू हुआ है, शुरू की 2 या 3 लाइनों में, वहाँ पर पोएट और रेन दोनों ही बात कर रहे हैं। सो यहाँ वहाँ पर ही 2 वॉइसेस हैं। फाइन। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था स्ट्रेंज है ना, बड़ी अजीब सी बात है। कहते हुए पोएट को लग रहा था कि मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताने वाला हूँ। वो क्या अजीब सी बात बताने वाले थे? यस, वो ये बताने वाले थे कि इट वॉज वेरी स्ट्रेंज टू टेल, बड़ा अजीब है ये बताते हुए, दैट द रेन वॉज रिप्लाइंग एंड टेलिंग इट्स स्टोरी टू द पोएट। जो अब पूरी पोएम है उसमें बारिश ने अपनी ही तो जो बोलते हैं ना जीवन यात्रा के बारे में बताया है। तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि आप और हम भी बारिश देखते रहते हैं, पर हमने तो कभी बारिश से बात की नहीं। बट जो इस तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, जो पोएट होते हैं, वो इन्हीं में से बहुत ही जिसको बोलते हैं ना नाजुक सा भावनात्मक सा रिश्ता बनाकर बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं। तो जब आप ये, ऑफ कोर्स हमने साइंस में वाटर साइकिल भी पढ़ा है, हमने बारिश भी कई बार देखी है, पर ये जो वॉल्ट विटमैन का अंदाज़ है बारिश से बात करके उस साइकिल को बताना, ये ख़ास अंदाज़ है। ये वाकई में इसीलिए पोइट्री जो होती है ना, ये दिल को छू जाने वाली राइटिंग या कला होती है। So next question is, there is a parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. So of course शुरू में तो बारिश के बारे में बात की गई है, पर जो लास्ट की 2 लाइनें हैं उसमें म्यूज़िक के बारे में बात की है, और म्यूज़िक और सॉन्ग या पोइट्री के बारे में लेखक या पोएट ने बताया है हमें। तो ऑफ कोर्स जो रेन है वो खुद ही कहती है कि मैं पोएम ऑफ अर्थ हूँ, मैं इस अर्थ की म्यूज़िक हूँ, कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो बताती है कि मैं तो यहाँ से बिना छुए, बिल्कुल अनछुई उठकर जाती हूँ ऊपर तक। और कहाँ कहाँ से निकलती हैं? लैंड से भी निकलती हैं, बिकॉज़ लैंड पे बहुत सारे प्लांटेशन है, स्पेशली फॉरेस्ट जितने होते हैं, रेन फॉरेस्ट। यहाँ तक कि जो घास होती है ना, घास की जो पत्ती होती है, उसमें से भी वाटर इवेपोरेट होता है, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आप कभी कोई पत्ती को पलट के देखिएगा, बहुत बारीक उसमें होल, छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। एंड इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई वी ऑल कॉल इट लाइफ साइंस। विज्ञान को हम, और उसके लिए आपको विज्ञान के विद्यार्थी होने की आवश्यकता नहीं है। और यही भाषा का भी महत्व आता है कि चूँकि आप भाषा में भी इस तरह से आप अपने हर विषय को अपनी भाषा से ही प्रस्तुत करते हैं, तो क्यों ना हर विषय को भाषा में अपने अंदाज से प्रस्तुत किया जाए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान को कविता में प्रस्तुत किया गया है। एंड फॉर सॉन्ग ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, तो ये बताया कि जो ऐसे ही कविता भी बहुत सारे लोगों का स्नेह लेकर वापस आती है, जैसे कि बारिश आती है। तो ये सारी की सारी
जो तुलनाएं हैं ये एक जैसी हैं। दोनों में एक साइकिल है, एक तरीके से वो एक सोर्स से उत्पन्न होती हैं, फिर वो बहुत दूर तक जाती हैं, फिर फुलफिलमेंट तक पहुंच जाती है। मतलब उनको भी यह काम करके अच्छा महसूस होता है, चाहे वो रेन हो, चाहे वो सॉन्ग हो, उन्हें यह कार्य करते हुए फुलफिलमेंट, संतुष्टि मिलती है। अब उन्हें कोई नोटिस करे या ना करे, उनकी कोई तारीफ़ करे या ना करे, वो इसके बारे में नहीं सोचती हैं, और फाइनली वो अपने सोर्स तक वापस आ जाती हैं। और ये सोर्स से आकर सोर्स तक आकर ये चक्र जो है लगातार बिना रुके चलता रहता है। How is the cyclic movement of rain brought out in the poem? Compare it with what you have learnt in science. Of course, बिल्कुल सेम जो हमने विज्ञान में कभी पढ़ा है, जो जल चक्र है या वाटर साइकिल है, वो बिल्कुल ऐसा ही तो पढ़ा है कि नथिंग डिफरेंट इन इट, बिकॉज इट स्टार्ट विथ लाइक एवेपोरेशन होता है या ट्रांसपिरेशन होता है, फिर उसके बाद में क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं, कंडेंसेशन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब बहुत सारा क्लाउड जब इकट्ठे होने लगते हैं, जो वाइट वाले बादल, तो वो घना होने लगता है, जिसे मेघ कहा जाता है। और पानी, चूँकि पानी की बूंदें बड़ी होने लगती हैं, इसलिए उसका रंग भी ज़्यादा घना हो जाता है, और भाप का रंग वाइट होता है, जैसे तो वाइट से डार्क घने बादल बन जाते हैं, और फिर वो बरस जाते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल एग्जैक्टली वैसा ही है जो हमने साइंस की कक्षाओं में पढ़ा है या साइंस में पढ़ा है। Why are the last two lines put within brackets? अब आप बताइए कि ये जो अंत की लाइनें थी वो पोएट ने ब्रैकेट्स में क्यों लिखी हैं? वैसे भी वो पूरी की पूरी कविता फ्री वर्स है, तो हम ये तो बता नहीं सकते कि ये किसके जोड़ी बोलते हैं ना, जैसे जोड़ी वाली लाइन है। बट ये लाइन जो ब्रैकेट में लिखी है वो इसलिए लिखी है कि यहाँ पर बारिश बात नहीं कर रही है अपनी साइकिल की, जबकि यहाँ पर पोएट बात कर रहे हैं। और इस बार साइकिल किसका है? म्यूज़िक का या सॉन्ग का या पोइट्री का। चूँकि वहाँ पर कहना चाहिए कि कंटेंट अलग हो गया था, बात वही कही जा रही थी साइकिल के बारे में, पर चूँकि वहाँ पर बात इस बार बारिश की ना होकर म्यूज़िक या सॉन्ग की हो रही थी, इसलिए उसको अलग करते हुए, ऑफ कोर्स वहाँ भी साइकिल था, वहाँ भी वो चक्र ही चल रहा था, परंतु वो बारिश की तरह या वाटर साइकिल की तरह नहीं था, वो अलग था उससे। तो वहाँ पर उसको अलग बताने के लिए ब्रैकेट का उपयोग किया है। नाउ यहाँ पर हमें कुछ ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जैसे राइज अप टू द हेवन एंड डिसेंड। सो ये ऊपर उठकर जाना, और डिसेंड यानी नीचे आना। ऐसे ही डे एंड नाइट का भी उपयोग है, और रैग्ड और अनरैग्ड तो खैर अपोजिट है ही, कि चाहे इन्हें नोटिस किया जाए या नोटिस नहीं किया जाए, ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए। तो इस तरह के कुछ विपरीत, ऑपोजिट, विपरीतार्थी शब्द भी इस पोएम में, बहुत ही छोटी सी पोएम है पर इतनी सारी चीज़ें हैं टेक्निकल, और तभी ये पोएम जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। अब पोएट्री को लिखने का जो तरीका होता है ना, वो जो साधारण रूप से या हम जो ग्रामर में सही वाक्य लिखते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर एक तो पहली बात हमें उसका फ्लो बनाना होता है, लाइक संगीत के रूप में, जिसे गाया जा सके, गुनगुनाया जा सके। और दूसरी चीज़, पोइट्री लिखने के लिए मीटर एक होता है। कभी आप किसी समय हम पोइट्री भी लिख के कोशिश करेंगे सीखने की, और ये भी आप मेरी तरफ से सुन लीजिए कि जो लोग भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं, वही पोइट्री में भी कमांड रखते हैं, वो पोइट्री लिख सकते हैं, वही पोइट्री को समझ भी सकते हैं। तो अगर आप भी भाषा पर, लैंग्वेज पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, तो अपने स्तर को पोइट्री लिखने, पोइट्री को अच्छे से समझने तक ज़रूर लेकर आइए। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो कि पोएम में यूज़ हुए हैं, उन्हें सरल भाषा में या प्रोज़ की भाषा में कैसे कहा जाएगा वो लिखा है। तो बहुत आसान है। एंड हु आर्ट दाउ and said I to the soft falling shower।
तो यहाँ पे सिंपल है कि आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार हु आर यू। तो ये तो अपन डायरेक्ट स्पीच जैसे पढ़ते हैं कि आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु आर यू, ये डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन, अब ये पोइट्री की लाइन थी, पर यहाँ पर जब हम प्रोज में कहेंगे या हम सिंपल स्टेटमेंट बनाएंगे तो कहेंगे द वॉइस ऑफ द रेन सेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो लाइक इट्स दैट सिंपल। अगेन फिर से एक बार स्पीच जैसे इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, ये भी डायरेक्ट स्पीच के रूप में ही लिखा गया है। सो इटर्नल आई राइज, तो इसका आएगा आई राइज इटर्नली। तो बोल रहे इटर्नल आई राइज में तो मतलब युगों से बढ़ती जा रही हूँ, मतलब ऊपर की तरफ चलती जा रही हूँ। तो बिकॉज दैट इज़ हाउ इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है उसको बताने के लिए। तो बोले आई राइज इटर्नली में सेम मीनिंग, अर्थ उसका वही है। और एक और है ये फॉर सॉन्ग ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, तो उन्होंने लिखा है कि जैसे कविता या गीत है वो भी विथ लव रिटर्न होता है, तो इसका भी फ्रेम जो होगा प्रोज फॉर्म में फॉर सॉन्ग्स ड्यूली रिटर्न्स विथ लव। तो सॉन्ग्स के लिए वो कैसे लौट कर आते हैं, विथ लव। सो हमने ये सीखा कि ये कविता कैसी थी, फ्री वर्स कविता थी। तो एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं कि ऐसी कविताएं, ऐसी रचनाएं जिनमें तुकबंदी नहीं होती, मतलब कि जो भी पंक्तियां हैं उनके अंत में राइमिंग वर्ड नहीं होते, जिनके लय और ताल जैसे क्राई, ड्राई, फ्राई, हाई, इस तरह के तुक तो नहीं जमते हैं, लय नहीं बनती है, तो इसे फ्री वर्स कहा जाता है। और जो वॉल्ट विटमन है उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा गया है। तो यहीं हम अपनी कविता को विराम देते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और इंग्लिश में हर रूप का आनंद उठाते रहिए। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।